सबसे पहले मैं नेपाल के जेनजी युवाओं को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आपका ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा करप्शन के ऊपर। आपने जो करप्शन के खिलाफ और देश के हित में जो काम किया है वो पूरी दुनिया याद करने वाला है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला है। सो ये जेनजी का सपोर्ट में मैं पहले भी बोला था, कल भी मैंने वीडियो बनाया था। ये एक बहुत बड़ी सीख है पूरी दुनिया के लिए कि अगर युवा पीढ़ी एक हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देने के लिए कोई नहीं रोक सकता, वो भी 24 घंटा के अंदर। सो 9 सितंबर को आपको खबर मिल ही गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है और वहां तक बहुत ही सही जा रहा होता है, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अभी का जो प्रोटेस्ट है वो कुछ और ही डायरेक्शन मोड़ ले रही है। जेनजी फाइट कर रहे थे करप्टेड गवर्नेंस के अगेंस्ट, केपी शर्मा के रेजिग्नेशन के लिए और जितने भी बड़े लीडर्स है या फिर जितने भी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर है उन सब के रेजिग्नेशन के लिए जेनजी फाइट कर, और वो चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस नया रिफॉर्म हो और नया रिफॉर्म आए, बेटर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और सबसे बड़ी बात नेपाल के भविष्य के लिए। अभी इनमें से जो 3 डिमांड है वो तो आपको फुलफिल हो गया, वो आपको मिल गया है, लेकिन जो 4th और 5 जो है यानी एक बेटर गवर्नेंस और बेटर फ्यूचर आप लोगों के लिए, ये आपको अभी मिला नहीं। सो मैं कहना चाहता हूँ आधा से ज्यादा काम अभी बाकी है। सो ये जो 2 रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको और भी चैलेंजिंग पड़ने वाला है आप सबके लिए और पूरे देशवासी के लिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज जेनजी की जो प्रोटेस्ट है इसका गलत फायदा उठा रहे अपने मतलब के लिए। ये प्रोटेस्ट के भरपूर फायदा उठाकर क्रिमिनल्स तक बाहर निकाले जा रहे हैं। देश में कानून व्यवस्था सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हिलती हुई नजर आ रही है। जेनजी के नाम पे बहुत सी दुकानों पे या फिर कोई घर पे भी लूटपाट चल रहा है, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती जो जेनजी के नाम पे किया गया है वो है पार्लियामेंट को जलाना। इतना बड़ा भवन का डिस्ट्रक्शन होना ऑब्वियसली इकोनॉमिक वाइज एक कंट्री के लिए, एक नेपाल कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है। ऑब्वियसली ये मानना चाहिए, क्योंकि अभी इसको बनाने के लिए जो दोबारा रिबिल्ड करने के लिए जो खर्चा आएगा, जो एक्सपेंस आएगा, वो भी कंट्री के जीडीपी से ही यूज होने वाला है। आप ही का पैसे जाने वाला है उसको पूर्ण निर्माण करने के लिए। और ये भी फैक्ट है कि उसको बनाने के लिए बहुत सी सेक्टर में बाद में जाके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शायद ये जो बजट लग सकता था एजुकेशन पर्पज के लिए या फिर कोई टूरिज्म सेक्टर के लिए, जो अपने कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसको आगे लेके जा सकता था। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कि सिंह दरबार वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट वाज नॉट जस्ट मेड फ्रॉम द ब्रिक्स एंड द सीमेंट। ये एक डेटा हब था नेपाल के लिए। ये एक ऐसा जगह था जहां पे नेपाल का पूरे रिकॉर्ड्स, पूरे हिस्ट्री यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ था। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बनने के लिए इतना सालों लगे था वो भी प्रिजर्व कर रखा हुआ था उस पार्लियामेंट के अंदर। और फिर ये पार्लियामेंट का जलना और गिरना ये कोई पॉलिटिकल लीडर का हार नहीं था, वो लोग चले गए थे। अभी जो बचा हुआ देश से जो पार्लियामेंट है वो सब आपका था और आपने उसी को जला के राख कर। ये फैक्ट हो आपको मानना पड़ेगा कि जितना भी देश बचा हुआ है, जितना भी रिसोर्स बचा हुआ है, ये सब आप लोगों का है। और अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसका जो कंपेंसेशन है वो भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि जितने भी बड़े कांड किए या फिर जितने भी वायलेंस किया है, ये पार्लियामेंट जलाना हो गया, ये जेनजी द्वारा किया गया, क्योंकि उनका जो प्रोटेस्ट था वो पहले से ही नॉन वायलेंस था। और ये जो वायलेंस फैलाने का काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज लोग। आप सबको ये जानकारी ही होगा कि बहुत से क्रिमिनल्स बाहर निकल चुके हैं और उनके द्वारा बहुत से वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कई जगह पे शोरूम को लूटा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी व्हीकल्स को नहीं बख्शा जा रहा है। और जितने भी ऑडियंस है, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, उन सबको ज्यादातर मालूम ही नहीं ये सब जो काम है ये जेनजी द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि उन लोगों को भली बात ही मालूम है कि अपने देश के हित में क्या है और अहित किस में है। क्योंकि वो लोग जो गाड़ी जला रहे थे, जो बाइक्स जला रहे थे पब्लिक प्रॉपर्टी बोल के या फिर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के, उन सबको ये तो भली बात ही मालूम ही होगा कि ये जो कॉम्पेंसेशन होगा बाद में जो रिकवरी होगा वो भी सिटीजन्स के जेब से ही कटेगा, आप लोगों के टैक्स से ही कटने वाला है। ये तो आपको भली भांति मालूम ही होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरे के पूरे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ। अभी सबसे फ्रस्ट्रेटिंग जो चीज लगा मुझे, वो मुझे ये लगा, ये वीडियो देखकर लगा, एक महिंद्रा शोरूम को जलाया जा रहा है और साथ ही पूरे बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहाना ये दिया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है और जो शोरूम है वो एक इंडियन द्वारा ओन किया गया है। क्या ऐसा काम कोई देश का भला सोचने वाला कर सकता है? और मुझे ये बहुत ही दुखद के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये जो बिल्डिंग्स जल रही है, जो शोरूम जल रहे, गाड़ियां जो जल रही, इनको बहुत से लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बहुत सी पब्लिक भी सेलिब्रेट कर रही है। क्योंकि मैंने जो फेसबुक में पोस्ट देखे, मैंने बहुत से कमेंट्स देखे, वो लोग बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई फॉरेन कंपनी या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज ये बाहर से आया हुआ है? मैं आप लोगों को ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, यस आई एम इंडियन, अ प्राउड इंडियन, बट मैं एक नेपाली कम्युनिटी से भी बिलोंग करता हूँ और इसलिए हमें बहुत चिंता भी रहती है नेपाल के बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, चाहे गाली पड़े या फिर कोई भी पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं है। और कोई गाली भी है तब भी आप लोगों के लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा से खुला है। और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हो तब भी मेरे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला ही। मैंने बहुत से कमेंट्स देखे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्पेशली इन फेसबुक, वो बोल रहे थे कि इसको भी जला दो, पूरी तरह से तबाह कर दो। आप लोगों को ये मालूम होगा कि नहीं, लेकिन ये जो जितने भी फॉरेन कंपनीज है ये आप लोगों के कंट्री में एक इन्वेस्टर है। और रही बात महिंद्रा शोरूम को जलाने या फिर
फिर गाड़ियों को जलाने के लिए अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है तो खुशी खुशी बॉयकॉट कीजिए। पूरी इंडियन कंपनी या फिर बाहर के कोई भी कंपनी जिसको आप पसंद नहीं करते हो उसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दीजिए, प्रॉब्लम किसको है। लेकिन सिचुएशन आप समझिए कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, आपको पसंद हो या ना हो, आपको फॉरेन कंपनीज पे ही रिलाई होना पड़ेगा। और ये फैक्ट, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स पे हो या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपको फॉरेन कंपनीज पे ही रिलाई करना होगा। नेपाल हो या कोई भी देश हो, इंडिया हो, चाइना हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, उन सबको दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है। मेरा नेपाल से बहुत ही गहरा संबंध है और एज ए नेपाली मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि फॉरेन कंपनीज आपका दुश्मन नहीं, फॉरेनर्स भी आपका दुश्मन नहीं है। जितने ज्यादा फॉरेन कंपनीज आपके कंट्री में आएंगे, जितना ज्यादा आपके कंट्री में शोरूम ओपन करेंगे, आपके कंट्री में उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, उतनी ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो और अल्टीमेटली आपके ही कंट्री के जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ आएगा। और अगर आप ये फॉरेन कंपनी, ये इंडियन कंपनी बोल के इसे जलाने लगोगे, कोई भी फॉरेन कंपनी आपके कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। और ये इसका जो अल्टीमेटम जो है आप भी को। और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नेपाली कम्युनिटी, मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फर्क कीजिए कौन जेनजी है और कौन अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी देश के हित में सोचने वाले जो जेनजी है उन लोगों को पता है कि अभी जो घटना होगा, अभी जो एग्रेशन दिखाएंगे, अभी जो वायलेंस होगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पूरे देश को चुकाना पड़ेगा। और जितने भी जेनजी है जो अभी भी वायलेंस कर रहे हैं उन सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जितना एग्रेशन दिखाओगे, जितना तोड़फोड़ आप लोग करोगे, उतना ही नुकसान आप लोगों को होने वाला है। और इसका फायदा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उठा रहे हैं और बाद में भी उठाने वाले। यदि आप लोग शांत होंगे तभी पता चलेगा कि कौन जेनजी है और कौन जेनजी के नाम पे बेरूपी है। और नेपाल की अभी की सिचुएशन के हिसाब से सबसे जरूरी काम जो करना चाहिए वो है लॉ को रेनफोर्स करना। तो सबसे पहले आपको बातचीत करना होगा, बातचीत करना होगा आर्मी चीफ से, उन पॉलिटिकल लीडर से जो आप समझते हो कि वो डिजर्विंग है, उन पॉलिटिकल लीडर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल से, उन सब से आप बात कीजिए और फिर निष्कर्ष निकालिए। और सारे जो बातचीत है वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो लाइव होना चाहिए, ताकि सारे देश की जनता देख सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके। जिन पुलिस प्रशासन ने उन बेगुनाहों का हत्या किए उन पुलिस प्रशासन पे भी इन्वेस्टिगेशन हो और इस दौरान जितने भी कैदी फरार हुए उन सबको अंदर किया जाए, चाहे वो कितनी बड़ी नेता ही। और मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट नेपाल के अंदर आने वाला है वो देश के हित में काम करने वाला है, देश के युवा के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला है, एजुकेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव करने वाला है, स्किल्स डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट पे काम करने वाला है। और मुझे पता है कि ये फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने के बाद तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल हो सकता था लेकिन तब जब नेपाल का गवर्नमेंट या फिर नेपाल का कोई एंटरप्रेन्योर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकाले तब पॉसिबल हो सकता। और मुझे पता है ये एक दिन पॉसिबल जरूर होगा। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि महिंद्रा को बैन शौक से कीजिए, लेकिन उसके बदले में निकालिए ना, महिंद्रा के बदले में निकालिए, भूपेंद्र निकालिए, जोगेंद्र निकालिए, राजेंद्र निकालिए, उसके बाद बैन कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं पहला यूट्यूबर रहूंगा जो खुशी खुशी बताएगा कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बैंड है नेपाल में, क्योंकि नेपाल ने खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है अभी। सो वो लोग अपने ही देश का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सो ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन अभी ये कहना कि ये धोती लोगों का ये धोती है, ये कोई वाइस ऑप्शन नहीं है। अभी के लिए आपको अपना फायदा देख, और जियो पॉलिटिक्स इमोशंस पे बिल्कुल भी नहीं चलता, ये चलता है फायदे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी गाली लिखने हैं वो कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं, आई एम रेडी फॉर इट। सो जय नेपाल, जय हिंद।